नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। बारिश के शुरू होने के साथ कोलघाट निवासी दहशत में आ गए हैं। फिर डूबने और घर छोड़ने की आशंका के चलते वे भयभीत है, जिसका खासकर पहला कारण नाले की साफ सफाई न होना और दूसरा नाले पर बढ़ता अतिक्रमण है। आपको बता दें कि कोलघाट से निकलने वाला नाला कई वार्डों के बारिश के पानी के निकास का प्रमुख मार्ग है। इसमें बढ़ते अतिक्रमण के कारण इसके अस्तित्व मिटने की आशंका जाहिर की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यह नाला 6 फीट में बहा करता था, अब यह मात्र 2 फीट का होकर रह गया है। ये हो रही है, बारिश आ रही है, घर में पानी हो जा रहा है, सब घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। तो फिर इसके बाद क्या, कितने दिन पानी निकल रहा है? पानी निकल रहा है, बरस रहे हैं भगवान, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में फुल हो जा रही है। अब पानी जब निकल रहा है तो 24 घंटा 36 घंटा लग रहा है। थोड़ी सी बारिश में घर में पानी घुस जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा पानी में घर में घुस जा रहा है पानी। तो जो नाले के किनारे लोग हैं, नाले किनारे लोग हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? अरे प्रशासन से यही चाहते हैं कि नाला साफ सफाई करा दे, नाला के निकास जो है पानी के बहाव तेज हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। क्या लगा, नाले की सफाई नहीं हो रही है? कुछ नहीं, साल भर से कुछ सफाई नहीं हुआ है। नाले तो पूरा एकदम कचड़ा से भरा हुआ है। जगह जगह कब्जा किया है। अरे बहुत कंप्लेन हुआ है। जगह जगह कब्जा तो आपका हो यहाँ पे है, क्या नाम है, फॉर्चून होटल के पास है, फिर उसके बाद ये ज्ञानू सिंह के पास है, फिर तमाम लोग कब्जा किए हुए हैं। अरे वो लोग बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिए हैं। नाला जो है पहले 6 फीट में बहती थी, आज जो है 2 फीट में बह रही है। क्या लग रहा है कि इस साल फिर बाढ़ आ जाएगी कोलघाट में? हाँ, बाढ़ आने की संभावना पूरा लग रही है। लोगों का कहना था कि प्रशासनिक उदासीनता की वजह से लगातार नाले के दोनों ओर कब्जा किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर तो नाले की भूमि को निजी बताकर बिक्री भी कर दिया गया है और लोगों ने निर्माण भी करा लिया है। अब जो हिस्सा बचा है वहां पर भी तरह तरह के हथकंडे कब्जा करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। शहर में तेजी के साथ भूमाफिया ने जड़ें जमा ली हैं। इन्हीं 2 प्रमुख वजहों से नाले का फ्लो रुक गया है। भारी बरसात की संभावना की वजह से वे डरे हुए हैं। लगता है उन्हें फिर डूबना पड़ेगा, घर घाट छोड़ना पड़ेगा। बहादुर में जो स्थिति पहले थी, अब कितने लोग आप लोग भयभीत हैं कि आराम से? नहीं, इस समय भयभीत हैं। जो नाले की सफाई हुई प्रॉपर ढंग से नहीं हुई। पहली बारिश में जगह जगह जल जमाव हो गया, नाले की सफाई भी आगे जाके ब्लॉक हो गया है, पानी अच्छे ढंग से फ्लो नहीं हो रहा है उसका, तो इससे पानी भरने की पूरी आशंका बनी हुई है। 2 घंटे बारिश हुई है और कोलघाट के जो नाले किनारे घरे हैं सब में पानी भर गया है और लोगों ने नाले किनारे कब्जा कर लिया। होटल बन गए हैं, लोगों के प्लॉट बन गए हैं, पूरा घेर लिए हैं और पानी को निकलने नहीं दे रहे हैं। इससे लोगों के घरों में पानी अच्छे ढंग से भर जा रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है। और निकलने में बिल्कुल बारिश बहुत ही धीरे धीरे निकल रहा है। इसको प्रशासन को इसको जो भी अतिक्रमण है उसको हटा के नाले की सफाई करवा के पानी के फ्लो को सही ढंग करवाना चाहिए। बारिश की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? बारिश तो जैसे मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 3 दिन बहुत भयंकर बारिश होने वाली है और आज भी, कल भी हुई थी और आज भी बारिश अच्छी खासी हुई है और अगले 2 दिन भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए प्रशासन को अतिशीघ्र कठोर कदम उठाने चाहिए नाले के बहाव के लिए। हाँ, वह नहीं तो लोगों के घरों में घुटने घुटने पानी लग सकता है। और बारिश की स्थिति तो अब कल से तो बहुत भयंकर शुरू हुआ है और प्रशासन भी अलर्ट किया हुआ है कि आज 2-3 दिन में बारिश बहुत तेज़ होने वाला है। लेकिन अभी साफ़ सफाई उतना नाला और चारों तरफ से पहली बारिश में तो इतना पानी चारों ओर रुकने लगा कि लग रहा कि नाला वो सफाई नहीं हुआ है। तो इस बारिश में तो पहले ज़रूरी है कि सारे नाला साफ़ हों, जहाँ बंद हो उसको खोला जाए। आज बहुत
लोग कर लिए हैं इसके नाम? अतिक्रमण में हाँ, ये वाला नाला जो कोलघाट वाला, ये पूरे शहर का जो पानी है, वहाँ सिवली से आगे तक का पानी आता है और जगह जगह पर लोग अपना मकान बनवा के अपने हिसाब से इस नाले को बाधित कर दिए हैं। कहाँ निकलता है? ये पानी नहीं जाता है, नदी की तरफ जाता है, लेकिन बारिश बागेश्वर नगर होते हुए, ये गोल्डन फॉर्चून होते हुए बागेश्वर नगर होते हुए वहाँ जाता है। लेकिन मतलब जिस तरीके से पानी निकलना चाहिए, जगह जगह ब्रेक होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। अगर इसी तरह 2-3 दिन बारिश रही तो हमको लग रहा है कि फिर सबको घर छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले वाली बारिश में सभी लोग 1 महीना तक घर गए छोड़ के बाहर रहे हैं। दहशत लग रही है, आप लोग डर लग रहा है? दहशत तो ही है, डर तो यही लग रहा है कि बारिश अगर तेज हुआ तो फिर पानी घर में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यूपी 112 के माध्यम से त्वरित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद आजमगढ़ को पीटीजेड कैमरा से सुसज्जित पुलिस रिस्पांस वाहन पीआरवी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक यूपी 112 द्वारा आवंटित किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में थाना कोतवाली परिसर से पहाड़पुर तिराहा आजमगढ़ तक समय 3 बजे से 4 बजे तक पीटीजेड कैमरा की लाइव स्ट्रीमिंग कनेक्टिविटी टेस्टिंग की गई। जनपद को प्रदत्त पीआरवी 5386 जो पीटीजेड कैमरा से युक्त है के द्वारा किसी भी घटना की लाइव रिकॉर्डिंग किया जा सकेगा। पीटीजेड कैमरा जो 360 डिग्री घुमाने एवं 20 से 90 डिग्री ऊपर या नीचे घुमाने तथा दूर एवं पास के दृश्यों को साफ देख सकेगा, जिससे कैमरा घटनास्थल का स्वयं फोटो और वीडियो लेने में सक्षम आए। कैमरा 360 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को सपोर्ट करता है। रात्रि में फोटो वीडियो की स्पष्टता के लिए कैमरे में इंफ्रारेड लाइट की इनबिल्ट सुविधा है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशिमौली पांडे मैं फोर्स व प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 अभयराज मिश्रा, आरक्षी ब्रजेश शर्मा के द्वारा प्रतिभाग करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग के साथ ही साथ पैदल गश्त किया गया। ये 112 पर जो आवंटित पीटीजेड कैमरा है, इनका लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेस्टिंग किया गया। ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश 112 द्वारा ये हम पीआरवी को आवंटित किए गए हैं एवं उप महानिरीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसको हमारे द्वारा पहाड़पुर चौकी से कोतवाली नगर के अंतर्गत इसको चेकिंग किया गया और इसमें आगामी त्योहार जो हमारे हैं मुहर्रम, उनमें एवं अन्य जैसे शिवरात्रि त्योहारों पर उसमें इन कैमरा, क्योंकि ये 360 डिग्री इससे लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, तो इनसे काफी इनसे सहजता होगी और इससे काफी लाभ मिलेगा। यह ताज तो एक जरिया है, असल मकसद तो दुनिया को यह संदेश देना है कि खूबसूरती एक नायाब उपहार है जो हम सभी को गॉड गिफ्ट मिला है। यह कहना है मिसेज इंडिया 2024 का खिताब जीतकर अपने शहर आजमगढ़ पहुंची मिसेज इंडिया आइकॉन पूजा सिंह का। खूबसूरती, आत्मविश्वास और हुनर की स्पर्धा में जीत का ताज पहनकर पूजा आजमगढ़ पहुंची, जहां हुनर सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान आजमगढ़ के बैनर तले एक होटल सभागार में मिसेज इंडिया आइकॉन पूजा सिंह और मिसेज एशिया पूनम का जोरदार स्वागत किया गया। विमानतल पर ढोल की थाप और गुलदस्तों की महक से पूजा का स्वागत किया गया। अपनी जीत का मंत्र साझा करते हुए पूजा ने कहा, मेहनत और लगन सच्ची हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैंने भी बस इन्हीं बातों पर ध्यान दिया और जिस लगन से स्पर्धा के लिए अपना नाम दर्ज कराया था उसे अंत तक बरकरार रखा। मेहनत करने में किसी प्रकार से बेईमानी नहीं की। पूजा कहती है, शादी के बाद से लगातार मैं मेडिकल के क्षेत्र में काम करने के साथ जिले की चर्चित सामाजिक संगठन दुर्गा शक्ति सेवा संस्थान में बतौर अध्यक्ष निरंतर सामाजिक कार्य करती चली आ रही हूँ। इस बीच मैंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और उन्हें जो कामयाबी मिली उसके लिए मैं अपने जिले वासियों को धन्यवाद करती हूँ, जिनका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला।
इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक सुनील विश्वकर्मा का कहना रहा कि जनपद के लिए खुशी की बात है कि जिले की एक महिला मिसेज इंडिया आइकॉन चुनी गई। यह पहला मौका है, इसलिए यह सम्मान और भी जरूरी हो जाता है। पूजा सिंह जिले के लिए एक रोल मॉडल बनकर महिलाओं के लिए सामने आई है, जो यह बात साबित करता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले की प्रतिष्ठित गायनो डॉक्टर विपिन यादव, डॉक्टर पूनम सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले ग्लोबल एशिया कंपटीशन में हम लोग विनर रहे हैं। मुझे मिसेज इंडिया आइकॉन का टाइटल मिला है, उसके साथ मुझे 3 टाइटल और मिले हैं। बेस्ट एशिया पॉपुलर का एक अवार्ड मिला है, बेस्ट एशिया टैलेंट का मिला है और मिसेज आजमगढ़ का अवार्ड पहले से ही था मेरे पास, वहाँ पे भी मिला है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये हुनर वालों की तरफ से हमारा सम्मान समारोह रखा गया था और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटे से शहर से होते हुए, बट छोटा सा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे शहर में हैं। हमारे शहर में मैं क्या ही कहूँ, डॉक्टर अनूप कुमार यादव जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर विपिन यादव जैसी गायनी हैं जो बनारस के उषा गुप्ता तक के रेफर्ड पेशेंट का भी अगर इलाज करती हैं तो वो सक्सेस हो जाता है। मैं ये बात इसलिए नहीं कहूँगी कि ये अतिशयोक्ति है, मैंने सामने से देखा इसलिए मैं कह रही हूँ। तो छोटी सिटी नहीं है, बस इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सी प्रतिभाएं हैं। तो हम लोगों के अंदर भी जो प्रतिभा थी, एक महिला होते घर गृहस्थी और बिजनेस देखते हुए हम लोगों ने भी चाहा कि हम लोग भी इसको क्रैक करेंगे, इस प्रतियोगिता को। और हम लोग वहाँ गए और 25 जगह से महिलाएं आई थी, उनके साथ पूरे देश से, गुजरात से, झारखंड से, इलाहाबाद से, नोएडा से, और सबको क्रैक करते हुए हम लोगों ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। इस श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो माता रानी माँ दुर्गा शक्ति को देना चाहूँगी और दूसरा श्रेय मैं अपनी माँ को, अपने ससुराल वालों को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये परमिशन दी, और अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी। अगर वो लोग नहीं चाहते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। और मेरी बेटियाँ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फ्रेंड्स जितनी हैं, मेरी दुर्गा शक्ति की जितनी मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इस सारा श्रेय उन लोग को जाता है, मैडम को जाता है। मैडम ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा साथ दिया, तब तक अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इसके लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये नहीं कि मैं जीती, इसलिए खुशी है कि आजमगढ़ की एक महिला ने पहली बार मिसेज एशिया आइकॉन का अवार्ड आजमगढ़ में लाया। ये आजमगढ़ जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे बनारस में ग्लेवर प्रोडक्शन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि मैं फर्स्ट रनर मिसेस एशिया का अवार्ड में जीती हुई हूँ और यहाँ पे मुझे आजमगढ़ में बुलाया गया है। हुनर संस्थान के द्वारा मुझे ये सम्मानित किया जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि मैं सारे यहाँ आजमगढ़ में मैं पहली बार आई हूँ और इन लोगों ने मुझे बहुत सम्मानित किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हुनर संस्थान को और पूजा मैम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ सिवाय इनके। हम लोग बहुत ज़्यादा दिन हमारी दोस्ती नहीं रही है, बस 2 दिन 3 दिन में हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हुई है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो क्या फीलिंग्स थी, वो शेयर करिए ज़रा। रिजल्ट जो आया तो फीलिंग का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस लायक हूँ। इतनी पार्टिसिपेंट मिसेस में रही हैं, 25-30 लोगों में से मुझे ही चुना गया, तो मुझे बहुत ही अपने आप पे बहुत ही अच्छा फील समझ में आया। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सपोर्ट रहा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और ग्लेवर प्रोडक्शन के द्वारा मैं ये जीती हुई हूँ, तो मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहूँगी। ठीक, मैं अपने आप को 2 सेलिब्रिटीज़ के साथ में बैठ के गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मुझे लग रहा है शायद मैं भी तीसरी सेलिब्रिटी होगी। लोग मुझे पहचानने लगे हैं कि मैं 2 सेलिब्रिटीज़ के बीच में एक चीफ गेस्ट की तरह आई हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। पूजा ने जो आजमगढ़ में वैसे अब तो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। पहले एक कंजर्वेटिव सोच थी, जिस वक्त मैं आजमगढ़ में आई उस वक्त 91 में एक कंजर्वेटिव सोच थी। लड़कियां जल्दी से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ाई लिखाई का माहौल भी बहुत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लड़कियों को माहौल मिल रहा है और बहुत से संस्थान हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पूजा ने जो एक स्टेप और आगे निकल के, आजमगढ़ से बाहर निकल के जो एक रास्ता दिखाया कि लड़कियां आजमगढ़ छोटे शहर की होती हुई भी एक बड़ा अचीवमेंट ले सकती हैं।
हुनर होने की ज़रूरत है, प्लस उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहू का इस लेवल पे जाना ये अपने आप में बहुत अपॉर्चुनिटी जी हाँ जी, तो इसको किसी तरह वो भी शिक्षा की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि जो पूजा की सास हैं वो ऑलरेडी एक टीचर थी, MA BEd एजुकेटेड उस टाइम की MA BEd एजुकेटेड थी। साथ में उनके हस्बैंड का सपोर्ट, जिन्होंने विवाहित होते हुए भी पूजा के टैलेंट को समझा और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने उसको एक बहू की तरह ट्रीट ना करके उसको कहा कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। आजमगढ़ जनपद के लिए ये बड़े सम्मान का विषय था, हर्ष का विषय था कि आजमगढ़ की एक महिला मिसेज एशिया 2024 चुनी गई। तो ये उनके लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए और जनपद की सभी महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे आने के लिए कि आप भी जीवन में हर मंजिल को पा सकती हो। आप आगे बढ़ो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल कर आप ही आगे जा सकती हो। तो सबका मोरल सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके माध्यम से मिसेज एशिया पूजा सिंह जी और रनर अप रही पूनम सिंह जी, दोनों लोगों को आजमगढ़ में सम्मानित किया गया। सम्मान करने का असली कारण सिर्फ ये रहा कि बच्चियां हमारी बेटियां और हमारी घर की महिलाएं भी अपने आप को आने वाले समय से जोड़ते हुए कदम से कदम मिला के चल सकें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को अपने साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड जहानागंज के भोपतपुर गांव में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारी से पशुओं के लिए भूसे एवं हरे चारे की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि भूसे की पर्याप्त व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने गोवंश के लिए आने वाले खाद्यान्न रजिस्टर को चेक किया। जिलाधिकारी ने गोवंश आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश को गर्मी से बचाव हेतु खिलाए जाने वाले गुड़ का निरीक्षण किया तथा निर्देशित किया कि गुड़ की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें। जिलाधिकारी में उपस्थित पशु चिकित्सकों को रोस्टर के अनुसार दवाएं एवं टीकाकरण कराने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने पशु चिकित्सक को नियमित भ्रमण करते रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्टॉक रजिस्टर के रिकॉर्ड को चेक किया तथा उपलब्ध फंड के आधार पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने एवं रिकॉर्ड मेंटेन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्धारित समयावधि में कार्य न पूर्ण करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण कर जनता को प्रॉपर तरीके से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मनरेगा द्वारा कराए जा रहे नहर सफाई कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर कार्य कर रहे मनरेगा मजदूरों की संख्या की जानकारी एवं भुगतान आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। डीसी मनरेगा ने बताया कि 94 मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी में नहर के पटरी पर कराए जा रहे कार्यों का विवरण बोर्ड लगाने की निर्देश दिया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जहानागंज का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बच्चों से पठन सामग्री एवं खाने की गुणवत्ता आदि की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने प्रधानाचार्य से बच्चों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त किया तथा शिक्षकों को समय से विद्यालय आने एवं बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीसी मनरेगा RU यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जहानागंज सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, जिससे कि मरीजों को कोई असुविधा न होने पाए और मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। परंतु कुछ कर्मचारियों की लापरवाही व खामियों की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी सब मामले को संज्ञान में लेते हुए आजमगढ़ जिले के महाराजगंज CHC पर एक स्थानीय पत्रकार जब गुरुवार सुबह लगभग 9:30 बजे पड़ताल के लिए पहुंचा तो कई खामियों को देखा और कई कर्मचारी व डॉक्टर अनुपस्थित मिले और सुबह 10 बजे तक कई कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए।
जबकि प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अविनाश झा उपस्थित थे। खामियों के संबंध में जब पत्रकार द्वारा अधीक्षक से सवाल किया गया तो वह खामियों को छुपाने के लिए पत्रकार से ही उलझ गए और बदसलूकी किया। अब देश के चौथे स्तंभ के साथ ही अधिकारियों द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो बेहद ही निंदनीय है। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज सीएचसी पर डार्क रूम सहायक की नियुक्ति तो है, किंतु एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं है। एक्सरे रूम में बराबर ताला लगा रहता है। पैथोलॉजी जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। प्रसूता महिलाओं के डिलीवरी के लिए कोई महिला चिकित्सक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात नहीं है। स्टाफ नर्स के माध्यम से डिलीवरी कराई जाती है। बना के क्या फायदा बताइए? नहीं तो आज 9:45 पे यहाँ स्टाफ क्यों नहीं है सर? मैं तो हूँ ना। तो आप है, बाकी स्टाफ कहाँ है? स्टाफ भी है, चलिए देखिए कहाँ है। चलिए देखिए, अभी 10 बज रहा है। सारे लोगों का फोटो मैंने वीडियो बनाया है, फिर उसके बाद आपसे बनाते रहे। वीडियो कब बनाए आप, क्या बनाए जो है? नहीं सर, मैंने फोटो लिया है, उसमें टाइमिंग भी है हमारे पास। ये सब छोड़िए, मत बनाइए, सब मत करिए। नहीं मैं बना नहीं रहा। मिश्रा जी इसको बंद करा। आप बताएं आपकी क्या जेन्युइन क्या कंप्लेन है? अगर कंप्लेन है आपकी समाधान किया जाएगा। आप इस तरह से करेंगे तो देखिए हम लोग को परेशानी है। नहीं परेशानी हम नहीं करने आए हैं सर। देखिए आपको बता रहा हूँ सर, 21,000 पेशेंट यहाँ हुआ करते थे। हाँ 46-47 ये है स्थिति। इधर देखिए आप, तो ये हाँ देखिए, इधर देखिए। नहीं मैं देख रहा हूँ। देख रहे हैं ना? 24,375 है। क्या तारीख है? 4 जुलाई। 31 जुलाई को यहाँ 21,000 पेशेंट होता था। नहीं तो कहने का मतलब ऐसा लिख नहीं लिए हैं, लिख नहीं लिए हैं सर। ये संख्या है। नहीं संख्या है तो इसका क्या तात्पर्य है कि मतलब 10 बजे 10 बजे तक डॉक्टर नहीं आएंगे फिर हॉस्पिटल पे? आपकी जिम्मेदारी है सर। आप अधीक्षक हैं। हाँ हम आ गए 7 बजे बैठ गए। हाँ और हमने जो है 20,000 पेशेंट देखा और हम थोड़ा विलम्ब भी हुए और हमने जो है डबल पेशेंट देख लिया और हमने डबल सुविधाएं दे दी। तो कौन सा अपराध हम कर दिए? नहीं तो आप अपराध नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर मतलब 10 बजे आएंगे और इसके बाद आप आए समय से लोग मिलेंगे आपको। तो अभी समस्या है ना, शिकायत है ना जी, तो शिकायत का समाधान होगा, यही ना कर सकते हैं। नहीं तो अभी आप बता रहे थे अभी कोई डॉक्टर नहीं आपके अलावा। नहीं मैं आपसे बहस करने नहीं आऊँ ना। देखिए सर आप मोबाइल पे नहीं कैमरे पे हाथ मत लगाइए सर, ये गलत बातें हैं। नहीं तो कैमरे पे आप हाथ मत लगाइए। संसद में विपक्ष नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ विवाद लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यालय पर धावा हमले व प्रदर्शन से आक्रोशित कांग्रेस जनों ने कहा कि अब वक्त है भाजपा के नकली हिंदुत्व का पर्दाफाश किए जाने का। उसके भ्रष्टाचार सहित नीट यूजी 2024 के परीक्षा में अनियमितता तथा पेपर लीक का मामला उठाकर भाजपा का झूठा चेहरा देश की जनता के सामने उजागर करने का। राज्यपाल को नामित अपने ज्ञापन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए भाषण के अंश को रिकॉर्ड से हटाना, नीट की परीक्षा का पेपर लीक होना एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पैतृक आवास पर भाजपाइयों द्वारा पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हुए हिंसक हमले और देश भर में कांग्रेस कार्यालयों पर हिंसक हमले और राहुल गांधी के छायाचित्र को जलाने के नाकाम प्रयास के विरोध में यह ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 2 मांग रखी गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का छायाचित्र जलाने के प्रयास में शामिल भाजपा के लोगों के खिलाफ जांच कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए और उक्त घटना के समय उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए। अपने वक्तव्य में मोहम्मद नजम शमीम शहर अध्यक्ष आजमगढ़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ शुरू से ही दुष्प्रचार कर रही है, जिसे हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीट जैसे परीक्षा का पेपर लीक होना अपने आप में भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। शहर महासचिव रियाजुल हसन ने कहा कि राहुल गांधी का संसद में दिए गए बयान की पुष्टि भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता अपने कृत्यों से कर रहे हैं। शहर अल्पसंख्यक चेयरमैन मिर्जा बरकत उल्लाह बेग ने कहा गया कि भाजपाइयों द्वारा की गई घटना अत्यंत निंदनीय एवं स्वच्छ राजनीति के विपरीत है। आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने राहुल गांधी का पुतला फूका और अजय राय जी के घर पे जाकर के चित्र को जलाने की कोशिश की गई।
ये भाजपा की कायरता की निशानी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की कायरता की निशानी है, जो इन्होंने कल साबित कर दिया। गुजरात में जाकर के कांग्रेस कार्यालय पे ये ईटा पत्थर मार रहे थे, ये भी इनकी एक विफलता की निशानी है। इस तरह की निशानियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं दे रहे हैं। अगर उनको पुतला ही फूकने का शौक है तो उनके खिलाफ फूके, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है। आज वहाँ पे लीकेज हो रहा है, पूरा अयोध्या जो है कह रहे कि अयोध्या का विकास हुआ है, वो पूरी सड़कें धंसी जा रही है, उस पर ये पुतला नहीं फूक पाए। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को खुला चैलेंज देता हूँ कि आके मुझसे डिबेट कर लें। और ये भी मैं कहना चाहूँगा क्यों नहीं उनके खिलाफ फूकते पुतला, जिन्होंने नीट का पेपर लीक कराया है, उसमें 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। क्यों नहीं पुतला उनके खिलाफ फूकते, जो पुलिस की भर्ती करा रहे थे, जिसने पेपर लीक कराया, एजू टेस्ट कंपनी का नाम है, और जो ओनर था वो अमेरिका भाग गया। उनके खिलाफ पुतला फूकने की हिम्मत नहीं हुई है। उनके खिलाफ पुतला फूक के देखें। मुद्दों से भटकाने के लिए ये काम किया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस तरह के जो पुलिस अपना संरक्षण देना बंद करे, और अगर उनको बात करनी है तो संविधान के आधार पर, संवैधानिक आधार पर। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना के कबीरुद्दीनपुर गांव में बुधवार शाम एक मजदूर का शव मिला। मकान से दुर्गंध उठने पर लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को घर से कमरे निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कबीरुद्दीनपुर गांव के रहने वाले योगेंद्र गुप्ता उम्र 46 वर्ष मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते थे। योगेंद्र का विवाह बहराइच में हुआ था। विगत 10 वर्षों से योगेंद्र की पत्नी अपने बच्चे को लेकर अपने मायके में रह रही है। कबीरुद्दीनपुर में योगेंद्र अकेले रहता था। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार 30 जून को गांव के गुन्नू राम के यहां तेरही भोज में योगेंद्र को देखा गया था। उसके बाद से उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। 4 दिन बाद जब कमरे से बदबू उठने लगी तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह पहुंच गए। उन्होंने कमरे के अंदर सिपाहियों को कुदाया तो पाया कि मजदूर का शव पड़ा था, जो बुरी तरह से सड़ चुका था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। सूचना पाकर मौके पर क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह भी पहुंच गए और थानाध्यक्ष ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 3 भाई हैं। तीनों भाइयों की जमीन नेशनल हाईवे में गई थी। ऐसे में सभी को 8-8 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला था और दोनों भाइयों ने घर बनवा लिया, पर मृतक ने अपना पूरा घर नहीं बनवाया था। मृतक के साथ काम करने वाले मजदूर भी 2 दिन घर पर आए, पर दरवाजा न खुलने पर वह वापस चले गए। गांव के प्रधान सुरजीत कुमार ने बताया कि आसपास के लोगों ने जब घर से दुर्गंध आने की जानकारी दी तो मामले की सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में एक मजदूर का शव मिला है। जिस कमरे में वह रहता था वह अंदर से बंद था। परिवार के लोग बाहर गए थे। ऐसे में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनका नाम है जोगिंदर गुप्ता, जो कि ये 30 तारीख को शाम को देखे गए थे। फिर उसके बाद वो 13 में देखे गए थे। फिर उसके बाद जो है कि इसके बाद दिखाई नहीं दिए। तो कल के डेट में जो है कुछ बच्चे गए थे तो उनके मतलब कि दरवाज़ा खटखटाए, नहीं खोले। फिर आज गए खटखटाए, तब भी नहीं खोले। तो अगल बगल से कहें तो फिर उन्होंने जो अगल बगल वालों ने फ़ोन किया हमारे पास। तो उसके बाद जो है कि हमने आए देखा तो उसमें जो स्मेल बहुत काफ़ी आ रही थी। और इसके बाद वो देखा गया कि मतलब कि बॉडी जो डेथ हो चुकी है उनकी। और फिर उसके बाद हमने फ़ोन किया थाना अध्यक्ष साहब को, तो वो सब आए। उनके द्वारा जो है उनके समक्ष जो है कि दरवाज़ा खुलवाया गया है और उनकी डेथ हो चुकी है। पीएम पोस्टमार्टम के लिए गई है। अच्छा, ये मौत का कोई वजह पता चल पा रही? अभी ये तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो जिस तरीके लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता किस तरीके मौत हुई।
अच्छा, ये इनके पास कोई बच्चे भी थे? हाँ, एक बच्चा है जिनका नाम है कृष्णा। अच्छा, जिस कृष्णा घर में इनकी गुप्ता। मौत हुई है, जिस घर में मतलब इनकी लाश मिली है, वहाँ पर ये इनके अलावा रहते कोई थे? नहीं रहता। अच्छा, अकेले रहते थे। ये कितने दिनों से अकेले रहते थे? अरे ये काफ़ी दिनों से अकेले रहते थे, कभी चले जाते थे अपने ससुराल, वो फिर उसके बाद आते थे तो अकेले ही रहते थे। अच्छा, गांव में किसी से कोई इनकी दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा अच्छा। बहुत इनका अच्छे परिवार इंसान थे। कहाँ रहता था? परिवार इनका बहराइच। अच्छा अच्छा। तो इनका जो बच्चे वगैरह थे, सभी लोग वहीं रहते हैं? हाँ, दोनों मियाँ बीवी दोनों। इनकी उम्र कितनी रही होगी? 47 वर्ष। 47 वर्ष। ग्राम कबीरुद्दीनपुर है, थाना अतरौलिया में। यहाँ पर योगेंद्र गुप्ता हैं जिनकी उम्र 47 साल है। इनकी डेड बॉडी घर के अंदर मिली है। दरवाज़ा अंदर से ही बंद था व इनके परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उससे स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के उपरांत जो सही होगा नियमानुसार हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, यही जानने के लिए कि मृत्यु का क्या कारण है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसी के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में फरीहा से गुजरी शारदा सहायक खंड 32 नहर का तटबंध टूट गया है, जिसके कारण लगभग 1 किलोमीटर तक के खेतों में लगभग 1 फुट तक पानी जमा हो गया है। फरीहा टेलीफोन एक्सचेंज के बगल में साइफन नहीं लगने से किसान फसलों की सिंचाई पंपिंग सेट लगाकर करते थे, जिससे किसानों ने हार मानकर संपूर्ण समाधान दिवस पर नहर में साइफन लगाने के लिए नहर विभाग में को प्रार्थना पत्र दिया था। किसानों के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए नहर विभाग के अधिकारियों ने बुधवार दोपहर के समय साइफन लगवा दिया। रात्रि में जहां पर साइफन लगाया गया था, उसी स्थान से धीरे धीरे पानी का रिसाव होने लगा। पानी का रिसाव ज्यादा होने से साइफन के ऊपर रखी मिट्टी पानी के साथ बह गई, जिससे तटबंध टूट गया और पानी से खेत और धान की नर्सरी डूब गई है। इस संबंध में जेई आलोक गुप्ता ने बताया कि किसानों द्वारा साइफन लगाने की मांग की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए विभाग द्वारा साइफन लगाया गया था। पानी के ज्यादा दबाव होने से पानी का रिसाव हुआ है, जिससे नहर का तटबंध टूट गया। तटबंध को बांधा जा रहा है, लेकिन किसानों के खेतों में ज्यादा पानी होने से जोताई का प्रभावित हो गया है। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child, by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library,
Huge playground with lush green campus. Separate ground for pre-nursery. Separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।